तो हेलो बच्चों, आई होप यू आर ऑल वेल। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 3 पार्ट बना लिए इसे। पहले के अंदर तो मैंने एकदम बेसिक करवाया था कि न्यूक्लियर क्या होता है, एटम्स क्या होती हैं, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। उस पे न्यूक्लियर फोर्स में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कन्फर्म इस साल आएगा, ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो सेकेंड वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने बताया था मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ठीक है, प्रति न्यूक्लियर नाभिकीय बंधन ऊर्जा। कल जो लेक्चर बनाया था उसके अंदर आपको मैंने बताया था रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, माध्य आयु क्या होती है, अर्ध आयु क्या होती है, यानी रेडियो एक्टिविटी लॉ क्या होता है, मीन लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ क्या होती है। उन दोनों का आपस में कुछ रिलेशन वगैरह भी आप लोगों को करवाया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सा टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन। तो इस चीज को फील के साथ पढ़ना। आज जितनी भी सारी चीजें बताऊंगा इससे रिलेटेड बताऊंगा। लास्ट में नाभिकीय भट्टी न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, उसके बारे में बात करें। तो जरा ध्यान से आराम से इस चीज को समझना, ठीक है। तो समझो बच्चा लोग कि न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाम से पता चलता है कि जब कोई हैवी न्यूक्लियस होता है, हैवी का मतलब है भारी नाभिक। जब कोई भारी नाभिक होता है तो वो दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, हल्के नाभिकों में टूट जाता है। किसी हैवी न्यूक्लियस का दो लाइटर न्यूक्लियस में टूटना क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। कोई हैवी न्यूक्लियस है, वो हैवी न्यूक्लियस दो छोटे लाइटर न्यूक्लियस में जब टूटता है, एक हैवी न्यूक्लियस जब दो स्मॉलर, स्मॉलर रेड और कर देना, स्मॉलर और लाइटर, लाइटर का मतलब है हल्के, ये हो गया हैवी न्यूक्लियस। जब एक हैवी न्यूक्लियस दो स्मॉलर न्यूक्लियस में, जब कोई भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो इस टूटने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन। क्या इतनी बात चमकी चमकी है? तो आगे देखो, इतनी बात समझ में है। इससे रिलेटेड 2-3 बातें और कर लेता हूँ। अब क्या है कि देखा गया, प्रैक्टिकली मैं बात करूँ, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो हैवी न्यूक्लियस है वो बाइनरी, अभी बता देते बाइनरी का मतलब क्या है। बाइनरी का मतलब द्विव कि जब हैवी न्यूक्लियस टूटता है तो लगभग दो ही स्मॉल नाभिकों में टूटता है। ऐसे नहीं कि 2 से 3, 4, 5, नहीं, लगभग दो में टूटता है। किसमें? तो 1000 में से सिर्फ 4 ही ऐसे न्यूक्लियस थे, या ऐसे बोल सकते 1000 में से 4 ऐसे फिनोमिनल थे जिसके अंदर एक से ज्यादा, या सॉरी, दो से ज्यादा हमें उत्पाद मिली। दो से ज्यादा क्या मिली? उत्पाद। एक बात और बता देता हूँ, जो ये हैवी न्यूक्लियस होता है इसको हम पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरेंट, PREN, पेरेंट्स न्यूक्लियस या पितृ नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृ नाभिक। और ये जो न्यूक्लियस बनते हैं इनको हम डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं। कैसे न्यूक्लियस? डॉटर न्यूक्लियस या पुत्री नाभिक, हिंदी में पुत्री नाभिक। इस नाभिक को पेरेंट न्यूक्लियस, और इससे जो दो बने हैं उनको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस, या हिंदी बोले तो पुत्री नाभिक। इतनी बात समझ में कि जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब एक हेवी न्यूक्लियस होता है तो वो लगभग दो स्मॉलर लाइटर न्यूक्लियस में टूट जाता है, दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो 1000 में से सिर्फ 4 ही ऐसी कंडीशन मिली जिसके अंदर एक से ज्यादा या दो से ज्यादा थे। हो सकती है उसमें 3 बने हो सकती है उसमें 4 बने हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली कितने मिले? सिर्फ दो ही मिले। इतनी बात समझ में? ठीक है। अब आगे देखो 3 नंबर पर, ये जो रिएक्शन होती है बच्चा लोग, न्यूक्लियर फ्यूजन की, विखंडन की जो कंडीशन होती है इसको फ्यूजन बोलते हैं बच्चा लोग। ये होता है, जो होता है हमारा स्पॉन्टेनियस फिनोमेनल होता है। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब है नेचुरल। देखो फिजिक्स में दो चीजों की बात होती है, एक तो होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो चीजें नेचुरली होती है, अपने आप होती है, जैसे दिन होता है, रात होती है,
तारे होते हैं, सूरज होता है, चांदनी होती है, ये नेचुरल चीज़ें, ठीक है? ये अपने आप होती है। जो चीज़ें नहीं होती हैं, उनको ज़बरदस्ती करवाया जाता है, उनको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं? बताइए, इसका एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा आपको। स्पॉन्टेनियस, क्या? उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। जो नेचुरली होती है उसको स्पॉन्टेनियस, जो नेचुरली नहीं होती उनको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस। उनको आर्टिफिशियली, कृत्रिम तरीकों से उनको बनाया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो ये न्यूक्लियर फिजन है, ये स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी होती है। क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी। कई लोग ऐसे बोलते हैं सर दिस इज डिफरेंट। डिफरेंट नहीं होता बच्चा, इसको फील के साथ समझो। मान लो आपके पास हैवी न्यूक्लियस हाथ में, कैसा न्यूक्लियस है? एक हैवी न्यूक्लियस। अब ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक दो हैवी, दो लाइट न्यूक्लियस में बदल जाएगा। कि हैवी न्यूक्लियस है वो ऑटोमेटिकली दो लाइटर न्यूक्लियस में बदल जाएगा, दो हल्के नाभिकों में बदल जाएगा। तो आपको पता है कि जब कोई न्यूक्लियस होता है वो ऑटोमेटिक ही अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा निकालता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है? तो ये जो न्यूक्लियर फिजन है, नाभिकीय विखंडन है, किस टाइप की रिएक्शन है? ये रेडियो एक्टिविटी है। क्या? ये ऑटोमेटिक होती है। नेचर के अंदर क्या होती है? ये स्पॉन्टेनियस होती है, ऑटोमेटिक होती है। इसका टाइम पता नहीं होता कब से कहाँ से, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कैसे भी हो सकता है। तो उस नाभिकों का टूटना या नाभिकों का फ्यूजन होना क्या कहलाता है? वो रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। उसको आप न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात थी, आपको बताना जरूरी था। क्या इतनी बात चमकी? अब समझो आगे। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अब सुनो। अब एक होता है इंड्यूस तरीका। इंड्यूस का मतलब है प्रेरित। किसी न्यूक्लियर को इंड्यूस फिजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस फिजन। प्रेरित रूप से तोड़ना, किसी को विखंडन करना, इंड्यूस फिजन। जैसे यूरेनियम होता है 235, नहीं 236 होगा, 5 का तो कहेंगे। तो कैसे होगा सब बताएंगे। अगर इसको तोड़ना है आपको, तो इसको तोड़ने के लिए आपको या तो प्रोटॉन चाहिए, या तो न्यूट्रॉन चाहिए, या कुछ अल्फा पार्टिकल मान सकते हो, ठीक है? या फिर गामा वेव्स वगैरह, ठीक है? तो ये सारी चीजें, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ यही है, न्यूट्रॉन वाला। और यही हमें पढ़ना है कि हम किसी न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन की बौछार करवाएंगे। कोई न्यूक्लियस है हमारे पास, उसके ऊपर न्यूट्रॉन दे मारेंगे, न्यूट्रॉन की टक्कर करवाएंगे और वो दो टूट जाएगा। हमें सिर्फ न्यूट्रॉन की स्टडी करनी है। इंड्यूस, ठीक है? इंड्यूस फ्यूजन किसके थ्रू होगा? न्यूट्रॉन के थ्रू करेंगे। ये भी होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना हमारे सिलेबस में क्या है? न्यूट्रॉन है। ओके, इतनी बात समझिए। अब आगे देखो। अब समझो जरा। मानो कि आपके पास एक न्यूक्लियस है इस टाइप में, ऐसे ऐसे कोई सैंपल में, आपको इसको क्या करना है? तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। अब समझो, अब आपके पास 0n1, ये न्यूट्रॉन है। क्या है? 0n1, ये क्या है? न्यूट्रॉन है। अब ये जो न्यूट्रॉन है इसको हम थर्मली जनरेटर बोलते हैं। थर्मली काइनेटिक एनर्जी इसके पास। थर्मली का मतलब है तापीय ऊर्जा। ये एक न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन की इस न्यूक्लियस पे टक्कर करवानी है। टक्कर करवाएंगे, ये न्यूट्रॉन इसके अंदर आके बैठेगा। आगे बैठेगा तो इसकी शेप थोड़ी बहुत चेंज होगी। चेंज होगी तो ऐसे इसको अनबैलेंस हो जाएगा और टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? इसकी पूरी प्रोसेस देखना। आपके पास एक न्यूट्रॉन है 0n1, वो कैसा है? थर्मली काइनेटिक एनर्जी, मतलब आस पास की, अपने अलग बगल के सराउंडिंग से उसने एनर्जी ऑब्जर्व करी, और एनर्जी ऑब्जर्व करके उसने फिर एनर्जी बढ़ा ली, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। उसकी काइनेटिक एनर्जी लगभग है 0.025 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसी एनर्जी है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखना। कितनी एनर्जी? 0.025 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी है। देखो जरा, देखो। अब सुनो आगे क्या होता है। अब ये जो न्यूट्रॉन है इसके अंदर आके बैठ जाएगा, और ये जो न्यूक्लियस है इसका शेप कुछ इस टाइप में हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ वो देखो जरा।
जो न्यूट्रॉन था ये डॉट डॉट क्या है, आपके पास यूरेनियम 235 था, ठीक है। आपने इस पे न्यूट्रॉन की टक्कर करवाई, टक्कर करवाने के बाद यूरेनियम 236 हो गया। क्या हो गया? यूरेनियम 236। क्योंकि अब एक न्यूट्रॉन बढ़ गए, क्योंकि इसके अंदर एक न्यूट्रॉन आके बैठ गया, तो 35 किस आएगा? 36। अब ये जो चीज है वो अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया? अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब है अस्थायी। क्या हो गया? अभी अस्थायी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंदर एक न्यूट्रॉन पहले नहीं था, अब एक न्यूट्रॉन अंदर आके बैठ गया। तो न्यूट्रॉन अंदर आने की वजह से क्या इसके अंदर जो प्रतिकर्षण बल या नाभिक है, जो भी बोल सकते हैं, अब ये खींचने लगेगा, ऐसे ऐसे खींचेगा। क्योंकि संख्या बढ़ गई, संख्या बढ़ गई, तो इसकी शेप थोड़ी बहुत ही टक्कर करेगा, इधर वाले प्रोटॉन को मारेगा, पीछे वाले न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भी उनको मारेगा। टक्कर मारने की वजह से इसकी थोड़ी शेप चेंज हो गई। शेप चेंज होकर कुछ ये ऐसा बन गया। अब आगे क्या हुआ? आगे देखो, आगे कुछ ऐसा हो गया, इसकी जो शेप है वो डम्बलाकार हो गई। कैसी होगी? डम्बल। डमरू नहीं होता क्या, शिवजी महाराज का डमरू, उस टाइप उसकी कुछ शेप हो गई। अब जो न्यूट्रॉन आपने इसके अंदर मारा था, उस न्यूट्रॉन को आप पहचान नहीं पाओगे वो न्यूट्रॉन कैसा है, क्योंकि वो न्यूट्रॉन इसके अंदर पूरी तरीके से घुल मिल गए। अब क्या होगा? अब इसके अंदर ज्यादा खिंचाव उत्पन्न होगा। खिंचाव उत्पन्न होने की वजह से ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा सोना मेरे सोना, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और टूटते टाइम कुछ न्यूट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। मान लो इससे 3 न्यूट्रॉन बाहर निकले। कितने? ये न्यूक्लियस था, अनस्टेबल था, अभी खींचने लगा तो टूट गया, टूट के ये अलग अलग हो गए। अब जब टूटा तो कुछ न्यूक्लियस बाहर निकल गए। जब ये टूट रहा था तो कुछ न्यूक्लियस क्या, कुछ न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, कुछ न्यूट्रॉन बाहर निकल गए। कुछ न्यूट्रॉन क्या बाहर निकल गए। मान लो इससे 3 न्यूट्रॉन बाहर निकल गए, तो ये जो रिएक्शन हो रही है इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। अब इसकी रिएक्शन लिख लेते, ये तो आपको समझाने के लिए था। कैसी होती है रिएक्शन जरा देखो। ये आपके पास 92 यूरेनियम 235 था, ठीक है। इस पर आपने 0 न्यूट्रॉन की टक्कर करवाई, ठीक है। क्या करवाई? टक्कर। टक्कर करवाने के बाद आपको यूरेनियम 236 मिला। क्या मिला? क्योंकि 35 से एक न्यूट्रॉन बढ़ गए। अब ये जो है ये अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी। अस्थायी का मतलब है अनस्टेबल। क्या होता है? अनस्टेबल। ये नहीं होगा, इसका फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन इसका होगा, क्योंकि अनस्टेबल ये है, ये नहीं है। क्या बात चमक रही है? अनस्टेबल ये है, ये नहीं है, इसका फ्यूजन, इसका विखंडन नहीं होगा, विखंडन को किसका होगा? इसका। अब ये जो भाई साहब ये 2 पार्टों में टूट जाएगा, बेरिलियम और क्रिप्टोन में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? बेरिलियम और क्रिप्टोन में। प्लस में इससे लगभग मान लो 2 न्यूट्रॉन बाहर निकले। कितने? 2 से या 3 भी निकल सकते, 2 या 3। कितने न्यूट्रॉन बाहर निकले? तो ये जो टूटा है यूरेनियम 235 ये बेरिलियम और क्रिप्टॉन में टूटा है। जरूरी नहीं बेरिलियम क्रिप्टॉन में, बहुत सारे और 2-3 रिएक्शन और होती है, उनमें भी दिखाता हूँ आपको, आपके बुक के अंदर भी है। थोड़ा इसको साफ, ये प्रोसेस समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे तुम इसको साफ कर देता हूँ। आपकी बुक में दिया गया है वो देख लेते हैं। जैसे बेरिलियम इसका दिया गया बुक के अंदर 56, ठीक है, 144, 36, 8, 9, इसमें से 3 न्यूट्रॉन बाहर निकल गए, ठीक है। जो नहीं ये इन दोनों में टूटे, 2 रिएक्शन और होती है इसकी, वो भी लिख देता हूँ मैं। एक तो है एंटीमनी प्लस में निबोवियम, इसका मास एटॉमिक मास होता है एटॉमिक नंबर 51, इसका 41, 99, इसका होता है 1333। इसमें कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं? इसमें 4 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। एक और रिएक्शन होती है इसमें, एक तो जिनोन में टूट सकता है, और साथ में किसमें? स्ट्रांसियम में। इस जिनोन का होता है 54, स्ट्रांसियम का होता है 38, ये 94 हो जाएगा, हो जाएगा 140, ठीक है। इसमें कितने न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं? इसमें 2 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। अब ये जो अनस्टेबल था यूरेनियम 236, ये 2 पार्टों में टूटेगा, या तो बेरिलियम में टूटेगा, या तो क्रिप्टन में, या फिर जिनोन में टूटेगा, या फिर स्ट्रांसियम में, या
या तो एंटीमनी में टूटेगा या नोबोडियम में। तो ये 3 रिएक्शन मिलती है। कैसी रिएक्शन? अब देखा गया प्रैक्टिकली इन तीनों में से जो ये वाली रिएक्शन थी, ये वाली रिएक्शन लगभग अप्रोक्सीमेटली देखी गई। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये रिएक्शन ज्यादा देखी गई और हर रिएक्शन में लगभग एवरेज की बात करूं मैं, एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन निकल रही थी। हर रिएक्शन के अंदर एवरेज बात करूं तो 2.5 न्यूट्रॉन निकल रही थी। लेकिन ये वाली रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली ज्यादा देखी गई। हेवी न्यूक्लियस में ज्यादा देखी गई, जो यूरेनियम है लगभग इन इन एलिमेंट में ज्यादा टूट रहा था। ठीक है, तो ये रिएक्शन ज्यादा लिखी जाती है। आप लिख तो तीनों ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सही बुक में तीनों में लिखे हैं, एनसीईआरटी बुक उठा के देख लेना। तो अप्रोक्सीमेटली इनमें वो ज्यादा टूटा। ठीक है, तो ये बेरियम और ये क्रिप्टॉन, तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अब आपको मैंने एक ग्राफ बनाया था, अगर आपको याद है मुझे को, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और इधर क्या था, इधर था मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास बोल सकते हैं, एटॉमिक मास। तो ये मैंने ग्राफ बनाया था, तो ये ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिला था, इस टाइम ये ग्राफ मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूरेनियम था, ये जो यूरेनियम है, अब ये यूरेनियम 235 मान लो, ये 236 में बना, फिर अनस्टेबल हो गया। तो ये लगभग यहाँ वाले इस टाइप के यहाँ वाले नाभिकों में वो टूट गए, क्योंकि यहाँ पर जरा देख लो, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी में मिल रही थी 7.5 मिल रही थी, और इन वालों की जो मिलेगी वो लगभग 8.5 मिलेगी। क्या मिलेगी? 8.5। यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी 7.5। अब यूरेनियम टूट गए, टूट के दो हल्के नाभिकों में टूटा, मान लो यहाँ वाले नाभिकों में टूटा, तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी वो आपको 8.5, क्योंकि वो अब स्टेबल हो गए। क्या हो गए? क्या हो गए? स्टेबल। क्या इतनी बात समझ के आप लोगों को? चलिए तब आगे देखो, मान लो अब कितनी एनर्जी निकलती है न्यूक्लियर फिजन के अंदर, जब नाभिकीय विखंडन होता है तो इससे कितनी एनर्जी बाहर निकलती है और कितना मास कम होता है, उस चीज को समझो, उस चीज को समझो जरा। हर रिएक्शन में कम से कम 2.5 से न्यूट्रॉन तो निकलेंगे, और उनकी एनर्जी भी लगभग सेम नहीं होती है, वो बताएंगे आप लोगों को। इसको मान लो कोई हैवी न्यूक्लियस आपके पास एक्स, ए मान लो ये कोई हैवी न्यूक्लियस है, वो एक्स और वाई में टूट गया। अभी इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है मान लो 7.5 है, यूरेनियम 235, क्योंकि हैवी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.5। ठीक है, ये मान लो 100 था। ठीक है, एक बार रहने तो मान लो जो x बना और एक y बना, इनकी बाइंडिंग 8.5 और 8.5, ये कितनी मान लो 8.5 और 8.5, ऐसे समझ लो आप, समझाने के लिए, वैसे तो कुछ है नहीं। अब मान लो इसका मास नंबर हम दे देते हैं, मान लो इसका मास नंबर देते हैं, ये मान लो 240 पे है, और ये 240 मान लो लगभग 120 और 120 वाले समान द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में टूट गए। इसका मास नंबर 240, इसका मास नंबर 120, इसका मास नंबर 120। ठीक है, तो 240 है, लगभग समान द्रव्यमान संख्या वाले में टूट गए। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियर नाभिकीय बंधन 7.5, इसकी है 8.5 और इसकी भी क्या है देखो 8.5। अब इसकी टोटल एनर्जी देखिए कितनी मिलेगी, 240 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग मान लो 1824, कितना आएगा 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी मान लो इतनी आई है 1020, ठीक है, इसकी मान लो 1020, 1020 2040। तो इन दोनों की, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर 8.5 और इसकी बाइंडिंग एनर्जी इस कंप्लीट नाभिक को बांधे रखने के यानी 120, जो इसके अंदर न्यूक्लियस है इसको बांधे रखने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो इन दोनों की भी सेम आएगी, इसको भी कितनी एनर्जी चाहिए 120 चाहिए, और टोटल को कितनी एनर्जी निकली 240। तो 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन तो ये रही, अब 240, तो 240 को 1800 करोगे तो आपको लगभग 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 बता रहा हूँ 220 या 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस मिलेगा। कितने मेगा इलेक्ट्रॉन का? 220 या 200। तो न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन के टाइम कितनी एनर्जी बाहर निकलती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर निकलती है। कितनी एनर्जी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रही है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? और एक हैवी न्यूक्लियस था ए, इसका मास नंबर 240, ये समान मास नंबर वाले समान द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में टूट गए, इसका 120, इसका 120।
इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नाभिकीय प्रति न्यूक्लियर नाभिकीय बंधन ऊर्जा 8.5, इसकी प्रति न्यूक्लियर नाभिकीय बंधन ऊर्जा 8.5। तो इसके कंप्लीट न्यूक्लियस को बांधे रखने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इसके कंप्लीट न्यूक्लियस को बांधे रखने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो इन दोनों का माइनस करोगे तो लगभग इतनी एनर्जी मिलेगा गैप। कितनी एनर्जी का गैप मिलेगा? इतनी। तो जब नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन होता है तो उस टाइम कितनी एनर्जी बाहर निकलती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर निकलती है। अब समझो, अरे एक न्यूक्लियस है यूरेनियम का, एक न्यूक्लियस, समझो क्या? एक छोटा सा एटम, एटम कितना होता है? सिंगल एटम है यूरेनियम का, सिंगल एटम। मतलब ये जो एनर्जी बाहर निकल रही है, एक एमयू के अंदर कितना मास होता है भाई? एक एमयू के अंदर 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। एक एमयू कितना होता है? एक एमयू, इतने मास से इतनी एनर्जी बाहर निकल रही है सिंगल एक छोटे से न्यूक्लियस के एटम से, यूरेनियम के छोटे से एटम से, जिसका मास है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। उससे इतनी एनर्जी बाहर निकल रही। कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब समझो आप लोग इस चीज को, इससे इतनी एनर्जी बाहर निकल रही है। अब समझो, एक चीज बताई थी मैंने आपको कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। ये किससे बाहर निकल रही थी? एक एएमयू से। एक एएमयू से कितनी एनर्जी बाहर निकल रही थी? 931.5। ये तो एक एएमयू से भी थोड़ा कम है, समझ रहे हो ना? तो इससे कितनी एनर्जी बाहर निकली? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे जब इतनी एनर्जी निकली थी तो कितना मास कम हो रहा था? 1 एएमयू। अब आपके पास कितनी एनर्जी निकल रही है? 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने एमयू से? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो जितना मास निकलेगा 0.023 एमयू। मतलब जब इतनी एनर्जी बाहर निकल रही है तो कितना मास कमी आती है? कितनी मास में कमी? 0.023 एमयू। मतलब इतना मास बाहर निकला। आपने पढ़ा था ना कि मास जब किसी से एनर्जी रिलीज होती है तो मतलब उसका मास गायब होता है। E बराबर mc²। जब किसी विक्रिया से, जब किसी रिएक्शन से मास गायब होता है, मास डिसअपियर होता है, तो वो किस में रिलीज होता है? एनर्जी के फॉर्म में। इसमें कितनी एनर्जी बाहर निकली है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलेटेड कितना मास गायब हुआ है? कितना मास डिसअपियर हुआ है? कितना मास डिफेक्ट हुआ है? कितनी द्रव्यमान क्षति हुई? तो कितनी द्रव्यमान क्षति है? 0.023। मतलब इतने से मास से, इतना सा मास, छोटू सा, इतनू सा, उस मास से कितनी एनर्जी बाहर निकली है? इतनी एनर्जी। अब देखो, अब इसका उपयोग कहाँ किया गया था? आपने पढ़ा होगा जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी शहर दो, वहाँ पे जो अमेरिका ने परमाणु बम गिरवाया था, ठीक है, समझ रहे हो ना? उसके अंदर कितना यूरेनियम यूज किया गया था? 50 kg यूरेनियम। और इसकी जो एनर्जी निकली थी वो थी 10 की घात 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी यूरेनियम इतनी एनर्जी निकली थी उस टाइम। पूरा शहर, दोनों शहर तबाह कर दिए उन्होंने। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो आप देख सकते हो, जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो इस चीज़ को, आगे फील कराता हूँ आप लोगों को। अब सुनो, आगे जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर चेन रिएक्टर या चेन रिएक्शन। नाभिकीय श्रृंखला विक्रिया। नाभिकीय श्रृंखला विक्रिया। कौन सी विक्रिया? नाभिकीय श्रृंखला विक्रिया। अब क्या होता है जल्दी, इसकी कंडीशन भी बताएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी सब। अब आपने जब यूरेनियम 235 पर 0n1 न्यूट्रॉन की जब टक्कर करवाई थी तो ये क्या हुआ था? अब ये जो यूरेनियम था, क्या हुआ था, ये दो पार्टों में डिवाइड हो गया। कितने पार्टों में डिवाइड हो गया था? दो पार्टों में। अब आपको पता है ये बेरियम एक इलेक्ट्रॉन दो पार्टों में डिवाइड हुआ था। अब आपको पता है जब ये यूरेनियम जो टूटा था तो इससे कुछ न्यूट्रॉन बाहर भी निकले थे। अब ये जो न्यूट्रॉन बाहर निकले थे, यहाँ पे थे ये न्यूट्रॉन, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे। अब ये जो न्यूट्रॉन थे, अब इसके आसपास यूरेनियम के और सैंपल होंगे, वो उनसे टक्कर टक्कर मतलब टक्कर खाएंगे, टक्कर मारेंगे उनको, तो इससे और निकलेगा। मतलब
ये रिएक्शन ऐसे कंटिन्यू चलती जाएगी, इसके आसपास और न्यूट्रॉन होंगे, वो इनसे टक्कर खाएंगे, ये रिएक्शन कंटिन्यू ऐसे बनती जाएगी। तो ये रिएक्शन कंटिन्यू बनती जा रही है, एक श्रृंखला बन रही है। क्या बन रही है? एक चेन बन रही है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन बोलते हैं? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। क्योंकि ये आपने करवाई थी, इसके साथ कोलिजन करवाए थे, इसका दो दो ये सिंपल में टूट गया था बेरियम क्रिप्टॉन में, इसके आसपास अलग और न्यूट्रॉन थे, वो न्यूट्रॉन आसपास के अगल बगल की यूरेनियम से टक्कर करेंगे, कोलिजन करेंगे, कोलिजन करने के बाद और न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर वो अलग बगल के जो उसके आसपास के जो और यूरेनियम उनसे कोलिजन करेंगे, फिर उससे और न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो ये विक्रिया कंटिन्यू चलती जाती है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं नाभिकीय चेन रिएक्शन। नाभिकीय श्रृंखला विक्रिया, न्यूक्लियर चेन रिएक्टर या न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। कितनी बात समझ में? ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। वो भी बता देता है कितने टाइप की? दो। एक तो होता है कंट्रोलिंग, एक होता है नॉन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब जिसको नियंत्रित कर सकते हैं, नॉन कंट्रोलिंग का इसको अनियंत्रित। अब कंट्रोलिंग का मतलब है कि हम वो नाभिकीय श्रृंखला प्रक्रिया या वो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो क्या होगी? कंट्रोल। और जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कैन बी कंट्रोल, कैन बी कंट्रोल, कैन नॉट बी कंट्रोल। इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल कर सकते। अब इसमें क्या होता है, इसको कंट्रोल कैसे नहीं कर सकते वो सुनो। जब आपने यूरेनियम पर, यूरेनियम था, इस पर आपने न्यूट्रॉन की टक्कर करवाई, तो ये दो पार्टों में डिवाइड हुआ। अब इसके आसपास और न्यूट्रॉन थे, और न्यूट्रॉन से और यूरेनियम निकले थे, मान लो, ठीक है। इसके अगल बगल और न्यूट्रॉन थे, अब इससे और निकले थे, ऐसे करके। अब हर रिएक्शन के अंदर ये देखो, इस पार्ट में देखो, इस पार्ट में देखो, हर पीरियड के अंदर, ये मान लो फर्स्ट जनरेशन, ये मान लो सेकंड जनरेशन, इसके आगे थर्ड जनरेशन आई। फर्स्ट जनरेशन के अंदर दो न्यूट्रॉन थे, अगली बारी में तीन न्यूट्रॉन हुए, अगली बारी में और न्यूट्रॉन बढ़ेंगे, तो क्रम वाइज न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो न्यूट्रॉन कोलिजन करेंगे, कोलिजन करेंगे तो ये रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाएगी। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें बढ़ रहे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें बढ़ रहे। और इस वाली रिएक्शन में क्या होगा, मान लो कि हमारे पास सराउंडिंग में ऐसी कुछ चीजें अवेलेबल हो जाए कि हर एक रिएक्शन में न्यूट्रॉन कम हो जाए। मान लो ये वाली रिएक्शन बनी, अब इस रिएक्शन में मान लो ये न्यूट्रॉन गायब हो गया, ये न्यूट्रॉन गायब हो गया, तो मान लो दो बचे, यहाँ पे भी दो है, आगे वो रिएक्शन बची, जिसमें भी गायब हो जाएगा, क्योंकि आसपास के जो हमारे आसपास के जो वातावरण के जो चीजें उन न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। कुछ मंदक वगैरह होते, कुछ मॉडरेटर होते, वो न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लेते, क्या करते। और हर एक जनरेशन क्या होती है, फर्स्ट पीढ़ी, ये सेकंड पीढ़ी, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, हर जनरेशन के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कम होती जाएगी, तो इस रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम कंट्रोल, सॉरी, इसको बोलते हैं कंट्रोल श्रृंखला विक्रिया। क्या बोलते हैं? इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उल्टा लिख दिया था, कोई बात नहीं। इसको कंट्रोल कर सकते हैं, पहली वाली को कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वो क्या थी, नॉन कंट्रोलिंग, अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया। कितनी बात समझ में, कितनी बात चमकी। हिरोशिमा वाला एग्जांपल, अब इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल है परमाणु बम, एटॉमिक बम बोलते हैं उसको, एटॉमिक बम। तो इसका उपयोग क्या होता है, एटॉमिक बम। अब इसका काम, अब इसका देखो, इसके अंदर जो हमें न्यूक्लियर के अंदर जो एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी इससे बाहर निकलती है, इससे जो बाहर निकलती है उससे तो बम बनाते हैं, इससे जो एनर्जी बाहर निकलती है वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। कौन सी एनर्जी, एनर्जी। इससे जो एनर्जी निकलेगी उससे हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाएंगे, जो भी फिलहाल हम यूज करते हैं। इसका एडवांटेज भी अच्छा है, इसका डिसएडवांटेज भी है, तो जो हमें वो काफी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो आगे देखो, आगे बताता हूँ एक चीज और आप लोगों को। अब
देखो चलो आगे क्या है, आगे आगे एक चीज आता है पुनरुत्पादित गुणांक। पुनरुत्पाद गुणांक जिसको हम के से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, के से लिखते हैं। के क्या होता है, के का मतलब बच्चा लोग है कि किसी पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, किसी पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या इससे एक कम पीढ़ी, इससे एक कम पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या ये क्या होता है, किसी पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। जैसे मान लो यूरेनियम था 235, 0 की टक्कर करवाई, दो पार्टों में डिवाइड हुआ, इसके आसपास न्यूट्रॉन थे, इससे और निकले, इसके आसपास और न्यूट्रॉन थे, ठीक है, इससे और निकले, ठीक है। तो हर एक समय देखो इस पीढ़ी में कितने न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन, इस पीढ़ी में कितने न्यूट्रॉन है, 3 न्यूट्रॉन। इससे पहली वाली पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या बटा में इससे कम वाली पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या, किसी पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या मान लो 3, इससे एक कम पीढ़ी पीछे वाली पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों का जो रेशियो होता है उस रेशियो को बोलते हैं पुनरुत्पाद गुणांक। क्या बोलते हैं, पुनरुत्पाद गुणांक, या के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये के डिसाइड करता है कि रिएक्शन कंट्रोलिंग होगी, एन कंट्रोलिंग होगी, या कांस्टेंट या नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगी, या अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगी, या फिर होगी नहीं। अगर के का मान 1 हो, क्या हो, के का मान क्या हो, 1, के ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, के असल में क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को डिनोट करता है। अगर के का मान 1 है, के का मान 1 है मतलब हर रिएक्शन के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कांस्टेंट है, मतलब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो वो अभिक्रिया होगी नियंत्रित अभिक्रिया। कैसी होगी, नियंत्रित, जिसको बोलते हैं कंट्रोल, कंट्रोल चेन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होगी, अगर के का मान 1 से ज्यादा हो गया, के का मान क्या हो गया, 1 से ज्यादा, ठीक है, के का मान 1 से ज्यादा होने से मतलब न्यूट्रॉन बढ़ गए, न्यूट्रॉन का मान 1 से काफी ज्यादा बढ़ गया, मतलब पहले 2 न्यूट्रॉन थे, फिर 3, फिर 4, तो हर जनरेशन के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ने से वो कैसी रिएक्शन होगी, एन कंट्रोलिंग। कैसी होगी, एन कंट्रोलिंग, या उसको बोलते हैं अनियंत्रित, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कैसी रिएक्शन हो जाएगी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अगर के का मान 1 से कम है, के का मान क्या है, 1 से कम, तो मतलब न्यूट्रॉन की संख्या 1 से कम है, तो ये अभिक्रिया स्वतः ही या तो स्टार्ट होगी नहीं, या ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी, या तो स्टार्ट होगी नहीं, या तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बंद। जब के का मान 1 होता है तो नियंत्रित, जब के का मान 1 से ज्यादा होता है तो एन कंट्रोल, अनियंत्रित, जब के का मान 1 से कम होता है या तो स्वतः बंद हो जाएगी या फिर वो चालू नहीं होगी। अब अभी इसके अंदर एक टॉपिक आएगा कैसा आएगा बता देता हूँ। आप नाभिकीय भट्टी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, नाभिकीय भट्टी, जिसको परमाणु भट्टी भी बोलते हैं, परमाणु भट्टी, इंग्लिश में न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में के का मान क्या होता है, क्योंकि जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया वो किसका एग्जांपल है, या नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का कौन सा एग्जांपल है, नाभिकीय भट्टी। और अनियंत्रित का परमाणु बम, परमाणु बम के लिए के का मान 1 से ज्यादा, और इसमें के का मान 1 होता है, के बराबर क्या होता है, 1। तो परमाणु भट्टी के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना इसको। अब आगे देखो कुछ प्रॉब्लम आई थी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के अंदर, वो प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को स्टार्टिंग में स्टार्ट करने से पहले प्रॉब्लम्स आई थी, वो प्रॉब्लम देख लेते, समस्या। ड्यूरिंग द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया में
जो प्रॉब्लम आई थी उन प्रॉब्लम को समझो। पहली तो मोटी प्रॉब्लम थी फ्यूल की। फ्यूल का मतलब बोले तो ईंधन। जिस सब्सटेंस, जिस हम कण को या परमाणु को यूज करते, तो इसके अंदर था एक तो यूरेनियम 238, एक था यूरेनियम 235। सारी चीजें तो एक तो यूरेनियम 238, एक यूरेनियम 235। इसमें से नेचर के अंदर जो सबसे ज्यादा मिलता है वो 99.03%, वो है यूरेनियम 238। और 0.07% जो मिलता है वो यूरेनियम 235। सबसे ज्यादा क्या मिलता है ये, और सबसे कम मिलता है ये। अब एक प्रॉब्लम और थी, क्या थी कि जो 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 यूरेनियम 238 है वो नॉन फिजाइल है। क्या है? नॉन फिजाइल। नॉन फिजाइल का मतलब है जिसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, आसानी से नहीं तोड़ सकते, इसको आसानी से नहीं तोड़ सकते थे। ठीक है, यूरेनियम 238 को आसानी से नहीं तोड़ सकते थे। अब इसको तोड़ने के लिए जो हमें न्यूट्रॉन चाहिए, उनकी काइनेटिक एनर्जी लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? इनको तोड़ने के लिए लगभग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी? लगभग बता रहा हूँ, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से टूट जाते हैं। अब इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। मान लो यूरेनियम 238 है, इसको आपको तोड़ना है, तो जो न्यूट्रॉन चाहिए उसकी एनर्जी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होनी चाहिए? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, अब क्या हुआ बच्चा लोग कि इसको आपने मान लो तोड़ दिया, यूरेनियम टूट गया 2 पार्टों में। अब इससे जो न्यूट्रॉन निकले, क्या वे न्यूट्रॉन निकले? पहली बात तो ये कि मान लो आपके पास एक यूरेनियम का सैंपल है 238 का, आपके पास एक न्यूट्रॉन है जिसकी स्पीड काइनेटिक 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो न्यूट्रॉन है, अब जैसे न्यूट्रॉन का आप इसके अंदर मारोगे, कोलिजन कराओगे 200 न्यूट्रॉन को यूरेनियम 238 के साथ, तो क्या होगा? जो इससे जो न्यूट्रॉन निकलेंगे उनकी स्पीड बहुत कम है। स्पीड बहुत कम है, उनकी स्पीड बहुत कम है। तो स्पीड कम है तो वो आगे रिएक्शन में भाग नहीं ले सकते। इनकी जो स्पीड है वो कम है, वो आगे रिएक्शन में और नाभिकों को नहीं तोड़ सकते, और न्यूक्लियस को नहीं तोड़ सकते। या फिर तो ऐसा होगा कि जो यूरेनियम 238 है ये आएगा, आएगा टक्कर मारेगा, टक्कर मारे डायरेक्ट निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा। स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा टाइम रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं तो आसपास के जो इसके पास जो न्यूक्लियस है, आसपास के जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो फिर उन जो इससे जो न्यूट्रॉन निकलेंगे उनकी स्पीड बहुत कम होगी। स्पीड बहुत कम होगी तो आगे जो इसके आसपास जो यूरेनियम है वो उनको टक्कर नहीं दे पाएंगे, ये इनको टक्कर नहीं दे पाएंगे, तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। तो ये प्रॉब्लम ये थी। अब सुनो, इसके अंदर क्या होता है वो देखो। अब ये जो यूरेनियम 235 है ये नेचर में बहुत कम मात्रा में मिलता है, किसी 0.07%। लेकिन आजकल कृत्रिम तरीकों से, आर्टिफिशियल तरीकों से इसकी मात्रा को बढ़ा दिया गया। आर्टिफिशियल तरीकों से इसकी मात्रा को बढ़ा दिया गया, तो लगभग आजकल यही यूज किया जाता है, 235 यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी? अब इसके जो न्यूट्रॉन थे, इससे जो टक्कर कराने के लिए जो न्यूट्रॉन चाहिए थी, उनकी स्पीड थी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी थी? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब मान लो यूरेनियम 235 आपके पास, आपने न्यूट्रॉन की इस पे टक्कर करवाई जिसकी स्पीड है लगभग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इससे जो न्यूट्रॉन निकले उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, अब उनकी स्पीड 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये देखो, ये देखो, जहां स्पीड चाहिए थी वहां स्पीड बढ़ नहीं रही थी, और जहां स्पीड नहीं चाहिए वहां स्पीड बढ़ रही है। ये प्रॉब्लम आ गई। अब इनकी स्पीड लगभग इतनी ही होनी चाहिए थी, अब इनकी स्पीड ज्यादा हो गई, तो ये आगे अच्छे से कोलिजन नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट भी निकल सकते हैं। स्पीड बहुत ज्यादा, तो रिएक्शन को अनकंट्रोल किया करेंगे, अनकंट्रोल होगी तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए एक चीज यूज किया गया, क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास जिसको हम बोलते हैं क्रांतिक द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? क्रांतिक द्रव्यमान। क्रांतिक द्रव्यमान का मतलब ये है कि हमें जो यूरेनियम मिलता है उसका सैंपल अच्छा होना चाहिए। अगर मान लो आपको एक पतली शीट मिल गई जैसे किताब के अंदर, ठीक है, ये मान लो जैसे किताब का ये गत्ता है,
अगर मान लो आपको इस टाइप में सिंपल पतली शीट मिल गई, तो जो यूरेनियम आप इस पे टक्कर करवा रहे, तो वो तो या तो सीधा बाहर निकल जाएगा, या फिर वो इसे टक्कर ही नहीं खाया, सीधा साइड से निकल जाएगा। तो जो यूरेनियम लिखते हैं उसका सैंपल अच्छा होना चाहिए। जैसे बुक है ना, इस टाइप में जो यूरेनियम 235 लिखते हैं उसका सैंपल ज्यादा होना चाहिए, और उसको बोलते हैं क्रिटिकल मास। तो जो यूरेनियम आएगा इस पे जो कोलिजन करेगा, तो यूरेनियम को थोड़ा टाइम लगेगा, उस न्यूट्रॉन का यहाँ पे टाइम लगेगा, तो वो एनर्जी को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। तो इस टाइप में इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए क्रिटिकल मास दिया गया। इतनी बात समझ में आई? आ गई है तो आगे देखो, यूरेनियम 235 यूज किया जाता है आजकल, ठीक है। ये समस्याएं भी हो गई है जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के दौरान आ रही थी, ठीक है। अब सुनो, आगे टॉपिक है परमाणु भट्टी। कैसी भट्टी? परमाणु भट्टी या नाभिकीय भट्टी। इसको इंग्लिश में न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर। अब सुनो, इसमें क्या होता है, इसके अंदर इसके पार्ट्स देख लेते। पहले तो आता है ईंधन, फिर आता है शीतलक, कैसे नाम ले लो कोई नहीं, फिर मान लो फिर होता है इसका नियंत्रक छड़े, फिर मान लो आता है इसमें मंदक, फिर आता है इसमें परिरक्षक। ये 5 पार्ट होते हैं इसके अंदर। कैसे पार्ट होते हैं? 5। अब यूरेनियम जो न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो हम फ्यूल लेते हैं वो लेते हैं यूरेनियम 235। प्लूटोनियम भी यूज लेते हैं लेकिन ज्यादा करके यूज किया जाता है यूरेनियम 235, ठीक। इसकी प्रोसेस देख लो। इसके अंदर क्या होता है, एक मोटी कंक्रीट की दीवार होती है इस टाइप में, इस टाइप में दीवार होती है, और इसके बीच में मंदक भरे होते हैं। मंदक, मंदक क्या होता है सब बताऊंगा। मंदक के रूप में इसमें D2O भारी जल का उपयोग किया जाता है। किसका? भारी जल का। अब इसमें 3 छड़ें लगी थी इस टाइप में। इन 3 छड़ों में यूरेनियम 235 भरा हुआ था। क्या भरा होता है? यूरेनियम 235। ये 3 छड़ें लगी थी। इन 3 छड़ों के अंदर पाइप, मान लो पाइप टाइप में यूरेनियम 235 रखा होता है, और यहाँ भी छड़ी लगी होती है। और ये जो छड़ी होती है इनको हम बोलते हैं नियंत्रक छड़ी। कौन सी छड़ी बोलते हैं? नियंत्रक छड़ी। ये जो छड़ी लगी होती है इसमें, इन छड़ों को बोलते हैं नियंत्रण छड़ी। और नियंत्रण छड़ों के लिए कैडमियम या बोरोन की छड़ों का उपयोग किया जाता है। किसका? बोरोन। कैडमियम या बोरोन की छड़ों का इसमें उपयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में आई? इसमें एक मोटी कंक्रीट की दीवार होती है, कंकर लगाए होते हैं। ये जो एक पाइप टाइप में जो छड़ी लगी होती है, ये यूरेनियम की छड़ी होती है। इनमें यूरेनियम 235 बना रखा होता है। बीच में मंदक होता है जिसको मॉडरेटर बोलते हैं। मंदक के लिए D2O का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे जो छड़ी लगी होती है उन छड़ों को बोलते हैं नियंत्रक छड़ी। अब इनका काम क्या होता है? मान लो रिएक्शन स्टार्ट हो गई, शीतलक भी बताएंगे। अब मान लो रिएक्शन स्टार्ट हो गई। रिएक्शन स्टार्ट होते ही मान लो यूरेनियम को छड़ी थी, आपने इसको अंदर डाल दिया, छड़ों को क्या कर दिया? अंदर। अंदर डाल दिया तो इससे न्यूट्रॉन निकलने लगे। अब न्यूट्रॉनों की स्पीड या जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रिएक्शन कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो इसमें मंदक भरा होता है। वो मंदक क्या करता है? जो न्यूट्रॉन ज्यादा निकल रहे थे उन न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है? न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लेता है। इस टाइप से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंट्रोल में रहती है। अगर मान लो रिएक्शन काफी ज्यादा स्पीड बढ़ गई, न्यूट्रॉन जो रिएक्शन चल रही है उसकी रिएक्शन क्या बढ़ी? स्पीड। तो स्पीड को कम करने के लिए छड़ी अंदर डाल दी जाती है। क्या कर डाल देती है? ये छड़ी अंदर। इन छड़ों का काम होता है नियंत्रक छड़ी। ये अभिक्रिया को नियंत्रित करती है। तो ये किसकी बनी होती है? कैडमियम या बोरोन की। किसकी बनी होती है? कैडमियम कैडमियम या बोरोन की बनी होती है। इतनी बात समझ में? अब इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस के अंदर बच्चा लोग, यहाँ पर बोरोन या लिख देता हूँ, ऊपर जो उष्मा बाहर निकलती है, रिएक्शन चली कि आपको पता है एनर्जी कुछ बाहर निकली, उस एनर्जी को शीतलक के थ्रू,
शीतलक के रूप में CO2 या पिघला हुआ सोडियम भी यूज करते हैं। पिघला हुआ सोडियम भी यूज करते हैं। जो उष्मा बाहर निकलेगी उस उष्मा को शीतलक के थ्रू यहाँ टरबाइन तक पहुंचाया जाता है। कहाँ? टरबाइन तक पहुंचाया जाता है। ये टरबाइन लगा होता है। इसके अंदर आपको पता है ये टरबाइन क्या करता है, इस ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या बोलते हैं जिसको, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो हीट के रूप में जो यहाँ से जो एनर्जी मिलेगी ना, उसको वाष्प रूप के बना के यहाँ टरबाइन तक घुमाया पहुंचाया जाता है। ये टरबाइन ऐसे घूमता रहता है। ये क्या करता है, इसको न्यूक्लियर जो एनर्जी उसको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो शीतलक का काम समझ में आ गया होगा। एक प्रेरक क्या होता है, आसपास की दीवार होती है, ये जो प्रैक्टिकल कर रहा है बंदा उसको आशा उसको हानि ना पहुंचे, तो इसके लिए दीवारों पर कुछ आवरण किया जाता है। उस दीवार को हम बोलते हैं प्रेरक्षक दीवार। क्या बोलते हैं, तो पूरी समझ में आ गई प्रोसेस। इसके 5 भाग: ईंधन, शीतलक, नियंत्रण छड़, मंदक और परिरक्षक। एक होता मंदक के रूप में D2O, नियंत्रण छड़ों के रूप में कैडमियम या बोरोन की, और शीतलक के रूप में हम पिघला हुआ सोडियम वगैरह यूज करते हैं। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। परमाणु भट्टी जिसे नाभिकीय भट्टी बोलते हैं। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखो इसका उपयोग क्या होता है। एक तो इससे समस्थानिक बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? समस्थानिक। ठीक है, नंबर ऑफ समस्थानिक बनाई जाती है। दूसरा उपयोग इसका है, इसको हम नाभिकीय ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। और भी सारे चिकित्सा साधनों में वगैरह वगैरह इसमें भी इसका उपयोग होता है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लेके आऊंगा नाभिकीय संलयन, जिसको नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन बोल दें। ये तो फ्यूजन था। ठीक है, अगली बार न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन के बारे में पढ़ें। तब तक के लिए बच्चा नमस्कार।